हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। आप इसे ध्यान से देखिएगा। ये माइनिंग मेट और माइनिंग फॉरमैन के लिए है। आपने ध्यान से देखिए, ये आपका एग्जाम में आने वाला है। तो आज हम डिस्कस करेंगे माइन वर्किंग एंड जनरल सेफ्टी MCQ। माइनिंग मेट और माइनिंग फॉरमैन के ऊपर ये क्वेश्चंस बनाया हुआ है। तो पहला क्वेश्चंस आइए हम डिस्कस करते हैं। Which of the following are the duties and responsibility of mining mate? एक माइनिंग मेट का ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? ऑप्शन ए, सब्जेक्ट टू ऑर्डर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर, ही शैल हैव रेस्पॉन्सिबल चार्ज एंड कंट्रोल ऑफ द ब्लॉक ऑफ द माइन असाइन्ड टू हिम बाय द मैनेजर। ऑप्शन बी, he shall make inspection and reports are required by the regulations. He shall devote the whole of his time to his duty and shall not leave the block under his charge until the end of shift. Option D, he shall not receive it of information of an accident to any person in his block, proceed at once to the place, and if required supervise the rescue operation, shall report or send notice of accident टू द मैनेजर। इसका आंसर है ई, सारे के सारे आएंगे। तो इसमें क्या बता रहा है, एक माइनिंग में ड्यूटी रेगुलेशंस आप सभी के तो पता है। रेगुलेशंस 47 के ऊपर आता है। इसमें लिखा है कि आप जो सुपीरियर ऑफिसर रहेंगे उनका जो बताए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो काम करेंगे। उनको जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस एरिया में उनको काम दिया जाएगा वो उस एरिया को उनका कंट्रोल में रहेगा। कुछ होने के से अगर कुछ वहाँ पर इंसिडेंट होता है तो उसका जवाबदार खुद रहेंगे और उनका जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा वो अपना मैनेजर को बोलेंगे। उनका कहीं भी उनको काम दिया जाएगा पहले उस जगह को पहले इंस्पेक्शन करेंगे और कुछ अगर उनका रिकॉर्ड रहता है वो उनका सुपरवाइजर को बताएंगे। और जब तक उनको किस जगह में ड्यूटी में अलर्ट किया गया है उस एरिया में जब तक उनका रिलीवर नहीं पहुंचते हैं तब तक वो वहाँ से छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर कि कोई खतरा में मतलब उनको कोई डेंजर जोन का सूचना मिलता है तो उस डेंजर जोन को वो पहले क्लियर करेंगे, सेफ कंडीशन में लाएंगे तो जाके वहाँ पे काम शुरू करेंगे। ये कुछ डिफरेंट टाइप के हमने बनाए हुए हैं जो रेगुलेशन में है, आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। द क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू बी प्रोवाइडेड इन अ माइन और एनी part thereof shall be on a scale of at least for every person employed at any one time. ड्रिंकिंग वाटर, पहले ये आपको भी जानना जरूरी है कि आपने आग रूल रेगुलेशन को फॉलो कीजिए। ये रूल में आता है, ये रूल में आपने अच्छा से पढ़ाई कीजिए रूल को तो आपको पता चल जाएगा। इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन इसमें लिखा है the quantity of drinking water to be provided in a mine or any part there shall to be on a scale of at least for every person employed at any one time। 2 लीटर के हिसाब से खान में जितना आदमी काम कर रहे हैं उनको हर टाइम 2 लीटर के हिसाब से पानी का सुविधा किया जाएगा। एक आदमी के लिए 2 लीटर के हिसाब से वो जब भी जाएंगे 2 लीटर के हिसाब से उनके पास पानी अवेलेबल रहना चाहिए। और पानी के ऊपर में बहुत सारा रहेगा कि जिस जगह में आपका पानी का व्यवस्था किया जाएगा उस जगह से 6 मीटर रेडियस के अंदर में कोई यूरिनल नहीं रहेगा। वो वहाँ पे अगर पानी का
किस जगह में आप यूज कर रख रहे हैं उस पानी को, वो केबल लाइन से पानी आ रहा है और वहाँ का आप अगर कुछ मिट्टी का पात्र से अगर पानी आप फेंकते हैं तो उस पात्र को आपने रोज़ उसको सफाई कीजिएगा, उस हिसाब से आपको ना उसको मेंटेन कीजिएगा, वो अपने रूल में अच्छा से देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा। ये हमने एक आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं। व्हाट शुड बी द एज ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन, क्वेश्चन नंबर 3। सभी का ये क्वेश्चन कन्फ्यूज होता है कि कॉम्पिटेंट पर्सन का एज 21 है, अगर नहीं है। अगर कोई मैनेजमेंट का एग्जाम दे रहा है तो वो क्या 21 साल होने से जाए को काम करेगा, ऐसा नहीं है। वो 18 साल से काम कर सकता है, जब 21 साल उसको हो जाएगा तो वो मैनेजमेंट का एग्जाम दे सकता है। तो इसमें रेगुलेशन में लिखा है कॉम्पिटेंट पर्सन का एज 20 ईयर्स होना चाहिए, एक इंजीनियर का एज 23 होना चाहिए। ये अपने ध्यान से रखिएगा, कॉम्पिटेंट पर्सन का एज 20 होना चाहिए। उसको अगर कोई माइनिंग का एग्ज़ाम लिखना है तो उसको 21 ईयर्स होना चाहिए। ये दोनों जगह में कन्फ्यूज रहता है सब आदमी। ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा है कि सर कॉम्पिटेंट पर्सन का एज 21 होना चाहिए, आपने कैसे 20 लिख दिया। और एक मैं सॉरी कहना चाहूँगा कि हर वीडियो में कुछ कुछ टाइपिंग करने में गलती हो जाता है, तो इसलिए मैं सॉरी कहता हूँ। और इसका आंसर कॉम्पिटेंट पर्सन का एज 20 होना चाहिए। आपने रेगुलेशन 42 को फॉलो कीजिएगा और 41 में जो लिखा है मकान में काम करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य हो, वो भी थोड़ा आपने देख लीजिएगा। द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द मैन पावर फॉर प्रोविजन ऑफ रेस्ट शेल्टर। ये क्वेश्चन में क्या बता रहा है, जहाँ पर 50%, इसका आंसर सी है, जहाँ पर 50% आदमी काम कर रहे होंगे वहाँ पर एक रेस्ट शेल्टर का व्यवस्था किया जाएगा। आपने रूल में रेस्ट शेल्टर का जो डिटेल्स दिया हुआ है उस डिटेल्स आपने पढ़ाई कीजिए, क्योंकि 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस करेंगे तो उतना टाइम भी नहीं रहेगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। Which of the following regulation number laid in duties and responsibility of mining mate as per Member 1961? ड्यूटी एंड रेगुलेशन Member 1961 में रेगुलेशन नंबर कितने में आता है? मैंने पहले भी बता चुका है कि रेगुलेशन 47 के ऊपर आता है। ये आपको ध्यान देना है कि अगर आपको रिटिन में हो या कहीं भाइबा में आपको पूछा जाता है, कोई भी माइनिंग में रिलेटेड से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जैसे कि आपको ड्रिलिंग ब्लास्टिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपने वहाँ पे आंसर दीजिएगा, रेगुलेशन लगा का आपको आंसर देना है। रेगुलेशन 162 के ऊपर ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का ऊपर क्वेश्चन ऊपर में आता है, और माइनिंग के ऊपर आएगा तो रेगुलेशन 47 के ऊपर आता है, प्लास्टो का 48 के ऊपर आता है, फोरमैन का आएगा 46 के ऊपर आता है। इस तरह अपने रेगुलेशन लगा के आपको बताना है, तो आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा आएगा। व्हाट शुड बी द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर माइनिंग कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशन? आपको माइनिंग सर्टिफिकेट या माइन्यूट एग्जामिनेशन देने के लिए आपको क्या क्या सर्टिफिकेट्स जरूरी होता है? मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी एजुकेशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इन माइनिंग, ग्रेजुएट, नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर होता है मैट्रिकुलेशन। लेकिन अभी फ़िलहाल 1 ईयर से +2 का हायर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट और मांग रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ चेंजेस हुआ नहीं है, और किताबों में है लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन, अभी तक तो उसका कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। और इसके साथ क्या चाहिए आपको? कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए,
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट चाहिए और मेडिकल फिटनेस चाहिए, तब जाके आपने माइनिंग मेट का एग्जाम देने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल माइनिंग मेट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। बेसिक नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, डिव द राइट पर्सन राइट रोल अंडर हिज territory, territory, leadership quality and belongings with term members, गुड कम्युनिकेशन स्किल। इसमें एक सक्सेस मैनेजमेंट होने के लिए आपको क्या क्या आपके अंदर में होना चाहिए। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जिस मैनेजमेंट आपको आपका जो रेगुलेशन है, आपको एक्ट है, आपका जो आपने जिस आदमी को लेकर काम करवाएगा, जिस एरिया में आप काम कीजिएगा, उसका सारे का नॉलेज होना चाहिए। और आपको इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए, आपको किस टाइप को उसको काम को हैंडल कीजिएगा, उस टाइप को आपको सारे के सारे नॉलेज ज्ञान करना है। आपने अंडर में जितने भी आदमी काम कर रहे होंगे उनके ऊपर आपका अच्छा रोल रहना चाहिए। आपका लीडरशिप अच्छा लेके जो जिसमें आप जिस माइंस में आप काम करेंगे, उस माइंस का जो प्रोडक्शन आप देखेंगे, वो प्रोडक्शन का क्वालिटी को भी आपको मेंटेन करना होगा। आपका जो कम्युनिकेशन रहेगा वो अच्छा होना चाहिए। ये सारे के सारे आपके ऊपर आएगा। No person shall be admitted as a candidate at any examination for managers, surveyors, foreman, mate or blaster certificate unless he hold a। इसका आंसर क्या है? कोई भी, जैसे अभी मैंने पहले बता रहा था कि एक कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए मैनेजर हो या सर्वेयर हो या फॉरमैन हो या मेट हो या ब्लास्टर देने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? मेडिकल सर्टिफिकेट, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये होना जरूरी है। ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ब्लास्टर कम अंडर रेगुलेशन नंबर MA 1961। ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ब्लास्टर कम अंडर रेगुलेशन नंबर MA 1961। आप सभी को पता है ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्लास्टर का रेगुलेशन नंबर 48 में आता है। No person shall be admitted as candidate at any examination held by the Board of Mining unless he is dash years of age। 20 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। 20 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। 20 ईयर से ज़्यादा होने से चलेगा, लेकिन 20 ईयर से नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपका 10th के बाद कोई अगर डिप्लोमा करता है, माइनिंग डिप्लोमा करता है, उनका 15 ईयर्स में 10th कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद वो डिप्लोमा करेगा तो ये 15 और या 3 साल, 15 3 18 साल में वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा माइनिंग का टोटल बोर्ड एग्ज़ाम, इसीलिए उनका वो सर्टिफिकेट भी नहीं आएगा। इसीलिए वो 20 से कम नहीं होना चाहिए। एग्जामिनेशन फी इन द केस ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर ब्लास्टर सर्टिफिकेट RS। ब्लास्टर एग्ज़ाम देने के लिए जो आपने अप्लाई कर कीजिएगा, वो सर्टिफिकेट के लिए आपको कितना रुपया देना चाहिए DGMS को? इसका आंसर है 25 रुपये आपको डिपॉजिट करना है। मीन्स डैश मीन्स एनी इंजरी which involves or any may involve in all probability permanent loss of any part or section of body or permanent loss or injury to right side
or hearing or any fracture of any bone or one joints or bones of any branches of hand or foot। क्वेश्चन उत्तर में क्या लिखा है कि सीरियस इंजरी क्या होता है। सीरियस बॉडी इंजरी ये होता है कि अगर किसी आदमी का, इसमें लिखा है ये जो किसी का अगर बॉडी में कोई पार्ट जैसे कि हैंड हो गया, फुट हो गया, लेग हो गया, आई हो गया, कोई भी परमानेंट बॉडी स्ट्रक्चर या कोई बोन हो गया, अगर वो टूट जाता है या खराब हो जाता है, उसी को सीरियस बॉडी इंजरी कहा जाता है। इसका आंसर है सी, सीरियस बॉडी इंजरी। प्रैक्टिकल मेडिकल एग्जामिनेशन इज कैरिड आउट फॉर एवरी 5 ईयर्स। जैसे कि पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन 5 ईयर्स में एक बार होता है। एग्जामिनेशन फी इन द केस ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर मेट सर्टिफिकेट आर आर माइनिंग मेट एग्जाम देने के लिए अप्लाई करने के लिए जो सर्टिफिकेट को आपने 30 रुपीज़ इसमें रिक्वायरमेंट होता है। मेट के लिए ब्लास्टर के लिए 25, मेट के लिए 30। एवरी फेंस इरेक्टेड ऑन द surface shall once at least in every be examination by a competent person। एक कॉम्पिटेंट पर्सन को जो ऐसा रहता है कि उसमें आप नहीं जाते हैं देखने के लिए, प्रैक्टिकली फिजिकली नहीं जाते हैं, वो फेंसिंग एरिया को आपने 7 दिन में 1 दिन आपको जाना जरूरी है। वहाँ पे इंस्पेक्शन करके आके देखना है कि उसमें क्या हज़ार से कुछ खतरा है क्या, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ देखना है। Reportable injury means any injury which involves the enforced absence of the injury person from work for a period of आंसर सी है। खान में या माइंस में काम करने का समय में टाइम पे किसी का अगर वो इंजरी होता है, वो 72 आवर से ज़्यादा घर में रहता है या ड्यूटी में एब्सेंट रहता है, ड्यूटी आ नहीं पाता है, तब वो रिपोर्टेबल इंजरी में उसको घोषित किया जाएगा। फिर उसमें क्वेश्चन भी आएगा कि रिपोर्टेबल इंजरी होने से आपको उसके लिए मैनेजर क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मेट डीजीएम इसको भेजेंगे, ये सारे के सारी चीज़ आएगा। वो बाद में हम डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 वीडियो में आएगा। हाउ शुड होल रोड्स इन माइंस बी डिजाइन टू मिनिमाइज एक्सीडेंट ड्यू टू डंपर्स डिप्लॉयड इन माइंस। तो इसका आंसर आइए हम देखते हैं। डिस्प्ले ऑफ ट्रैफिक रूल्स, सिंबल, स्पीड लिमिट, पार्किंग स्पेस etc, provision of dust control and good lighting, separate road for light vehicle, width of whole road depending upon the size of the large machinery। इसमें सारे के सारे चीज़ आएगा। क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि आपका माइंस में होल रोड को आपने कैसे डिजाइन कीजिएगा, वो एक्सीडेंट को जो अपने उसमें डंपर आता जाता रहता है, बड़ा मशीन आता जाता रहता है, उसमें आपको उसमें जो एक्सीडेंट होता है वो एक्सीडेंट कैसे नहीं होगा। इसीलिए आपको क्या करना है, डिस्प्ले ऑफ ट्रैफिक रूल्स। आपका ट्रैफिक रूल डिस्प्ले में आपको दिखाना है कि आप गाड़ी धीरे चलाएं, पार्किंग अच्छा जगह पे करें, पोस्टर और पिक्चर माध्यम से उनको दिखाएं, और क्या है ना, प्रोविज़न ऑफ डस्ट कंट्रोल एंड गुड लाइटिंग। और डस्ट कम होने के लिए उसका प्रिकॉशन लें कि जो वहाँ पे स्प्रिंकलिंग लगाएं या वाटर टैंक से उसको मिनिमाइज करें, और गुड लाइटिंग उनको वहाँ पे व्यवस्था करें। और लाइट जो छोटा गाड़ी चलते हैं उनको सेपरेट क्लियर रखें, और उसका होल रोड का
विड्थ अच्छा से मेंटेन करें। आपको तो पता है हॉल रोड का विड्थ कितना होना चाहिए, 3 टाइम्स ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल विड्थ प्लस 5 मीटर्स। इसका आंसर यही है। तो ये सारे के सारे चीज़ उनका, जैसे आप वो क्वेश्चन आता है कोई भी, अगर भाईवा में आपको पूछ लेगा कि अपने आपका माइंड्स में हॉल रोड में एक्सीडेंट ना होने के लिए आपने क्या क्या एक्शन लीजिएगा, तो आपने ये सारे बताइएगा। Which of the following are the duties of person employed in mines? मैं बता रहा था अभी कुछ थोड़ी देर पहले कि रेगुलेशन 41, ये क्वेश्चन रेगुलेशन 41 के ऊपर में आता है। रेगुलेशन 41 में क्या कहता है, नो पर्सन शैल स्लीप वाइल्स्ट ऑन ड्यूटी। कोई भी आदमी ड्यूटी के टाइम पे नहीं सोएगा। वी वी क्या बता रहे, नो पर्सन शैल वाइल ऑन ड्यूटी थ्रो एनी स्टोन और अदर मिसाइल with intent to cause injury or fight or wave in a violent manner। कोई भी व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को कोई पत्थर नहीं मारेगा और इससे उनको मार के उनको इंजरी भी नहीं करना है। दोनों के बीच में झगड़ा भी नहीं होना चाहिए, फाइट भी नहीं होना चाहिए। ये सब आप उनको नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनका जो सुपीरियर अफसर रहेंगे उनको उनके बारे में कंप्लेन किया जाएगा। नो पर्सन शैल एक्सेप्ट विद द ऑथोरिटी ऑफ वन ऑफिशियल तो रिमूव और पास थ्रू एनी फेंस बैरियर और गेट और रिमूव और पास इन डेंजर सिग्नल। कोई बिना सुपीरियर ऑफिसर के इंस्ट्रक्शन के बिना कोई भी फेंसिंग या बैरियर या गेट को पार नहीं करना है या डेंजर सिग्नल के पास नहीं जाना है। एवरी पर्सन रिसीविंग any injury in the course of his duties shall as soon as possible report the same to an official or to the competent person in charge a फास्टर स्टेशन। अगर किसी व्यक्ति को वहीं पे वो इंजरी वो होता है, उनको पाते हैं तो उनको तुरंत कॉम्पिटेंट पर्सन जो रहेंगे उनका इंचार्ज वो फास्टर देने का व्यवस्था करेंगे। तो ये हो गया आपका खान में कान एक जो एम्प्लॉयड काम करते हैं उनका ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रेगुलेशन 41 को फॉलो कीजिएगा। व्हिच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफ्टी फीचर्स ऑफ डंपर। सेफ्टी फीचर्स डंपर का बेसिकली 27 ये है, लेकिन हमने कुछ एक ये इस टाइप का बनाए हुए हैं कि इसमें से कौन आएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफ्टी फीचर ऑफ डंपर, इनमें से सेफ्टी फीचर्स डंपर का आंसर कौन रहेगा। इसमें आंसर है, ये राइट आंसर है, ये है इमरजेंसी स्टीयरिंग, रिग इंक्लाइनेशन सेंसर ये नहीं आएगा, स्विंग मोटर ब्रेक ये नहीं आएगा, टर्बो चार्जर गार्ड नहीं आएगा। इनमें से इमरजेंसी स्टीयरिंग आंसर यही है। स्विंग मोटर ब्रेक कहाँ पे यूज होता है, आपका सबल में यूज होता है। तो इसी टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर। जैसे कि आपको पता है SOP, SOP क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर। SOP किस लिए होता है, SOP इसलिए होता है, मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। SOP किसे कहा जाता है, SOP इससे कहा जाता है कोई भी काम को सुरक्षा के साथ खत्म करने या कंप्लीट कर देने का प्रक्रिया को ही SOP कहा जाता है। आंसर क्या है, डूइंग द वर्क इन क्विक मैनर, इट इज ए डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग टू वर्क इन ए सेफ एंड डिसिप्लिन मैनर, डूइंग द वर्क विदाउट एनी सपोर्ट। डी है ओनली ए एंड सी, ई नॉन ऑफ द अबव। आंसर इसमें आएगा बी। इट इज ए डॉक्यूमेंट starting to work in a safe and
डिसिप्लिन मैनर, मैंने जो बता रहा था कोई भी काम को सुरक्षा के साथ खत्म करने का प्रक्रिया को ही एसओपी कहा जाता है। कॉमन सोर्स ऑफ डोस्ट आर, जैसे कि आपको पता है माइंस में डोस्ट कौन सा सोर्स में आता है, किस डोस्ट जनरेट होता है। ए ड्रिलिंग में आता है, बी ब्लास्टिंग से आता है, सी लोडिंग से आता है, डी ट्रांसपोर्टिंग से भी आता है। तो इसका आंसर ई है। ऑल द अबव में ये सारे के सारे ड्रिलिंग से आएगा, ब्लास्टिंग से आएगा, लोडिंग से आएगा, ट्रांसपोर्टिंग से आएगा और बहुत सारे से आएगा, लेकिन उतना हमने नहीं दिया है। बेसिकली ये चारों चीज़ से आता है। IME and PME is necessary for IME और PME। IME और PME किस लिए होता है? जैसे कि हमने वहाँ पे बताया कि पहले PME कितने ईयर्स में होता है, एक पर्सन का एक बार होने से 5 से 5 ईयर्स में उनका होता है। IME और PME कोई अगर व्यक्ति खान में नया नियुक्त होता है तो उसी को IME किया जाएगा, और जब उनका 5 साल कंप्लीट हो जाएगा तो उनको PME किया जाएगा। व्हाट इज द रेगुलेशन नंबर ऑफ मेंबर 1961? रेगुलेशन में आपको आता है, इसका आंसर ए है। ओपन कास्ट वर्किंग रेगुलेशन नंबर 106 में आता है, इसका आंसर ए है। सॉरी, कुछ सिस्टम का प्रॉब्लम से the limitation of hours of work above ground is, answer C, 9 hours per day or 48 hours per week। इसका आंसर सी है। Which of the following is the main cause of accident due to dumper in open cast mines? Which of the following is the main cause of the accident due to dumper in open cast mines? तो आइए हम इसमें इसका आंसर सब देखते हैं। आपका माइंस में जो डंपर चलते हैं वो किस कारण से ज़्यादा एक्सीडेंट होता है? तो इसका ऑप्शन है पहले हाई स्पीड ड्राइविंग, वाइल रिवर्सिंग, फेलियर ऑफ ब्रेक एंड फायर। ई है ऑल द अबव। ये ऑल द अबव, जैसे कि आपको ज़्यादा स्पीड चलाने के कारण से एक्सीडेंट हो सकता है। रिवर्सिंग में उसको ध्यान ना देने से, उसका ऑडियो विजुअल अलार्म को, रियर व्यू कैमरा को अच्छा से फॉलो ना करके वो रिवर्स क्या हो, वो मोबाइल में बात करने के टाइम पे, और ब्रेक फेलियर होने के कारण से, और कहीं फायर लगने से कारण से डंपर का इंसिडेंट हो सकता है। Which of the following is the feature of the डजर? इनमें से डजर का सेफ्टी फीचर्स क्या है?
इसमें डजर का सेफ्टी फीचर्स रोल ओवर प्रोटेक्शन है। रोल ओवर प्रोटेक्शन इसलिए है क्योंकि वो जो मेटल पुश करता है उसका ऊपर कुछ बोल्डर ना आ जाए या कोई ऊपर से ना गिरे, वो ऑपरेटर का सेफ करता है, इसलिए रोल ओवर प्रोटेक्शन रहता है। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इज, इसका आंसर है बी, ए वर्किंग डॉक्यूमेंट्स फॉर इम्प्रूविंग सेफ्टी। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान इसलिए होता है SMP, सॉरी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इज, सेफ्टी मैनेजमेंट का सिस्टम क्या होना चाहिए, कहीं भी अपने काम कर रहे हैं, जिस जहाँ पे आप अपने काम कर रहे हैं वहाँ पे सेफ्टी कैसे इम्प्रूव होगा, सेफ्टी के लिए क्या अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट मेंटेन कीजिएगा। जैसे कि आपका मान इसमें काम शुरू होने से पहले एक सेफ्टी टक दीजिएगा कि अब ये हमें सेफ्टी से काम करना है। अब हम ना हमारा पड़ोसन को भी ध्यान में रखे हुए कानून के खाने के टाइम पे यूज, टम्पर चलाने का टाइम पे मोबाइल फ़ोन यूज नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है। ये सब जो डिस्कस होता है वो डिस्कस के बारे में डॉक्यूमेंटली रोज़ बनाइएगा। एक सिस्टम होना चाहिए वो डॉक्यूमेंटली रहता है, तो उसी को सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में इसका आंसर ये वर्किंग डॉक्यूमेंट्स फॉर इम्प्रूविंग सेफ्टी में आएगा, आंसर भी है। फॉर एवरी माइन एम्प्लॉइंग डैश पर्सन ऑन एनी डे ऑफ द प्रेसिडिंग कैलेंडर ईयर देयर शैल बी प्रोवाइडेड ए सुइटेबल फास्टेड रूम। जहाँ पर 150 आदमी काम कर रहे होंगे वहाँ पर एक फास्टेड रूम का व्यवस्था किया जाएगा। No tree, loose stone or debris shall, unless otherwise permitted in writing by the chief inspector, to allowed to remain within a distance of dash meters of the major side of the exception। जैसे कि आपको पता है माइंस में जहाँ पर एक्सेप्शन होता है वहाँ पे 3 मीटर्स के अंदर में कोई 3 मीटर्स के अंदर में कोई ट्री या लूज स्टोन नहीं रहना चाहिए। इसका आंसर सी है। सॉरी दोस्तों, ये जो टाइपिंग का प्रॉब्लम के सिलसिले से ये इसका ऑप्शन थोड़ा मर्ज हुआ है, लेकिन आंसर सी है इसका आंसर। 3 के अंदर में नहीं आना चाहिए। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ डंपर ऑपरेटर। एक डंपर ऑपरेटर का ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए। बिफोर commencing work, the operator shall the personally inspect and test the vehicle with the special attention to that brakes and warning device are working order. B. Mechanical fault of the vehicle is not report to the management. Option C. The operator shall see that the vehicle is not overloaded and not allow any authorized person to ride on the vehicle. Option D, both A and C। E क्या है, नॉन ऑफ दिस है। इसमें आपको क्या आता है, इसका आंसर है ए और सी। ए क्या बता रहे हैं, बिफोर कमेंसिंग वर्क तो ऑपरेटर शैल पर्सनली इंस्पेक्ट, गाड़ी चलाने से पहले वो जाके इंस्पेक्शन करेगा उसमें कुछ फॉल्टी है क्या, उसमें उनका ब्रेक कंडीशन ठीक है, उसका वार्निंग डिवाइस जो है वार्निंग डिवाइस सब काम कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद और क्या देखेगा, ही शैल दो व्हीकल इज नॉट ओवरलोडेड। वो जो भी लोडिंग करने के लिए जाते हैं ओवरलोड और नहीं लेके और किसी अनऑथराइज पर्सन को व्हीकल को चलाने नहीं देंगे। इसका आंसर यही है। एग्जामिनेशन बाई माइनिंग मेट comes under which dash of Memo 1961। माइनिंग मेट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 117 के ऊपर आधारित है। एक माइनिंग मेट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 117 के हिसाब से करेगा।
वर्कमैन इंस्पेक्टर is to be designated is the mines where number of person are ordinarily employed exceeds। वर्क कितना माइंस में कितना आदमी में एक वर्कमैन इंस्पेक्टर रहेंगे, जहाँ पर 500 आदमी, इसका आंसर है डी। 500 पर्सन जहाँ पे काम कर रहे होंगे वहाँ पे एक वर्कमैन इंस्पेक्टर रहेंगे। और इसमें आएगा वर्कमैन इंस्पेक्टर का जो वो इंस्ट्रक्शन करते हैं, वर्कमैन इंस्पेक्टर का रोल नंबर कितना है 29 की हुई, वो इंस्पेक्शन करके कौन सा फॉर्म में लिखते हैं, फॉर्म म्यू में वो मेंटेन करते हैं। एक फॉर्मैन वर्कमैन इंस्पेक्टर को कितना लेक्चर्स अटेंड करना चाहिए, 30 लेक्चर्स अटेंड करना चाहिए। इस तरह बहुत क्वेश्चन है, हम इसका पार्ट 2 वीडियो में हमें उसको लेके आएंगे। द नंबर ऑफ मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन सेफ्टी कमेटी। कितने मेंबर सेफ्टी कमेटी में आते हैं? 13 आदमी सेफ्टी कमेटी में रहते हैं। व्हाट इज माइन एक्सीडेंट? माइन एक्सीडेंट क्या है? इसका आंसर सी है। Acquired inside mines lease area to the person employed on duty hours caused by mining operation। कोई भी पर्सन माइन लीज एरिया के अंदर अगर ड्यूटी आवर्स में ऑपरेशन के ड्यूटी टाइम के अंदर उसका इंसिडेंट होता है तो माइंस का एक्सीडेंट उसको कहा जाता है। द टर्म फॉर द वर्कमैन इंस्पेक्टर। एक वर्कमैन इंस्पेक्टर का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर डी है, 3 ईयर्स उसका कार्यकाल होता है। 38 इन ओपन कास्ट माइन डेंजर जोन ऑफ ब्लास्टिंग इज टू बी टेकन as an area falling within a radius of from the place of firing। आपको आपको पता होगा कि ब्लास्टिंग करने का टाइम में ब्लास्टिंग में डेंजर जोन कितना है? उसका आंसर सी है, 500 मीटर, 500 मीटर्स डेंजर जोन होता है। 39 वर्कमैन इंस्पेक्टर शैल राइट ए फुल रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ इंस्पेक्शन इन एन इंटरवल्ड बॉन्ड पेज बुक इन द। मैं अभी जैसे बता रहा था कि इसका आंसर बी है, फॉर्म यू में वो मेंटेन करेगा इंस्पेक्शन करने के बाद। वर्कमैन इंस्पेक्टर कॉम्स बाय वर्कमैन इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं? इलेक्शन के दौरान, डेपुटेशन के दौरान, सिलेक्शन के दौरान, नॉमिनेशन के दौरान। इसका आंसर डी है, उनको नॉमिनेट किया जाता है। द ओनर, एजेंट और मैनेजर ऑफ ए माइन boundary to offend a qualified welfare officer where of the owner, agent or manager of a mine want to offend a qualified welfare officer where the number of workers is dash or more। इसका आंसर ए 500। जहाँ पर 500 आदमी काम कर रहे होंगे, वर्कर्स काम कर रहे होंगे, वहाँ पे एक वेलफेयर ऑफिसर को एजेंट, ओनर एजेंट और मैनेजर उनको रिक्वायरमेंट करेंगे। WI का मतलब ये होता है वर्कमैन इंस्पेक्टर शैल परफॉर्म द इंस्पेक्शन वर्क फॉर डैश डेज इन एवरी वीक एंड रिमेनिंग डेज ऑफ वीक ही हैज़ टू परफॉर्म हिज नॉर्मल ड्यूटीज अंडर रूल 29R। इसका आंसर क्या है? आंसर बी, वीकली 2 डेज वो इंस्पेक्शन करेंगे। एक वर्कमैन
वर्कमैन इंस्पेक्टर वीकली 2 दिन वो इंस्पेक्शन करेंगे। वो इंस्पेक्शन करने के बाद फॉर्म यू में मेंटेन करेंगे। द हाइट ऑफ द बेंच डिसाइडेड बाय आंसर सी रीजनल इंस्पेक्टर डिसाइड करेंगे बेंच का हाइट कितना रखना चाहिए। नो वर्किंग शैल बी डन विद इन डैश मीटर ऑफ एनी रेलवे पब्लिक रोड विदाउट द परमिशन ऑफ CIM। इसका आंसर है ए 45 मीटर्स के अंदर। ये आंसर आप तो पहले से पता होगा। 45 मीटर्स के अंदर रेलवे पब्लिक रोड नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 सेफ्टी कमिटी इज constituted in a mine where more than dash person are employed। इसका आंसर है डी जहाँ पर 100 आदमी काम कर रहे होंगे वहाँ पे ऑनर एजेंट और मैनेजर एक सेफ्टी कमेटी गठन करेंगे। जहाँ पर 100 आदमी काम कर रहे होंगे वहाँ पे सेफ्टी कमेटी गठन किया जाएगा। उसका रूल नंबर 29D है। क्वेश्चन नंबर 46 इन ओपन कास्ट माइंस where more than dash person are employed at any one time fire station shall be provided। आंसर है बी जहाँ पर 50% काम कर रहे होंगे वहाँ पे एक फास्ट स्टेशन रहेगा। वो कौन कौन जगह में रहेगा? एवरी प्लांट क्रशर में रहेगा, मोबाइल क्रशर प्लांट में रहेगा और वर्किंग प्लेस में रहेगा। ये सब जगह में रहेगा। सुपर एलिवेशन इज टर्म यूज फॉर द डिजाइन ऑफ ए होल रोड। सुपर एलिवेशन होल रोड के ऊपर क्या जाएगा उसको 30 मीटर तक अच्छा से ड्राइवर को डंपर पटर को सोच से दिखाई दे। द सुइटेबल पॉइंट प्रोवाइडेड फॉर ड्रिंकिंग वाटर शैल नॉट सिटर विथिन डैश ऑफ डैश एनी वॉशिंग प्लेस एंड यूरिनल और लैट्रिन। मैंने पहले ही बताया हुआ है कि 6 मीटर रेडियस के अंदर कोई यूरिनल और लैट्रिन नहीं रहना चाहिए जहाँ पर पीने का पानी को रखा जाता है। 49 द ऑपरेटर शैल स्टॉप द मशीन इफ द आइडलिंग टाइम एक्सीड्स। कोई ऑपरेटर जब मशीन को बंद करते हैं तो वो पहले तुरंत नहीं बंद करना चाहिए। उनको 3 मिनट्स आइडल में रखना चाहिए। उसके बाद वो अपना इक्विपमेंट को बंद करेंगे। अन एक्सीडेंट कॉजिंग 10 मोर डेथ इज कॉल्ड। जहाँ पर एक साथ में 10 आदमी से ज़्यादा डेथ हो जाता है तो उसे क्या एक्सीडेंट कहता है, क्या कहा जाता है? डिजास्टर एक्सीडेंट कहा जाता है। फटल जहाँ पर डेथ हो जाता है वहाँ पे फटल एक्सीडेंट कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों। आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। 50 क्वेश्चंस हमने अभी डिस्कस किया और इसके बाद में और बहुत क्वेश्चंस रेडी हुआ है आपके लिए आ रहा है। आप ध्यान से देखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।